Hello and welcome again everyone. This is the second lecture of JEE Advanced Physics पेपर 1 डिस्कशन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एज शोन इन फिगर देर आर 5 कार्नोट इंजन्स and each with efficiency n and same number of cycle per unit time are operating between 6 heat reservoirs. The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. ये बोल रहा है कि मान लो 5 कार्नोट साइकिल है, ठीक है, और सबका इफिशियंसी सेम है और n के बराबर है और ईच कार्नोट साइकिल 2 हीट रिजर्वायर के बीच वर्क कर रहा है। मान लो ये कार्नोट साइकिल है तो ये इस हीट रिजर्वायर, इस वाले हीट रिजर्वायर और इस वाले हीट रिजर्वायर के बीच वर्क कर रहा है। ठीक है, कंसीडर Q नोट टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन एंड W बी द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क बाय ऑल इंजन पर साइकिल। देन द नेट इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी N नेट इक्वल टू W अपॉन Q नेट, और इसका वैल्यू कितना दिया 211 अपॉन 243। तो N का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। बेसिकली ये बोल रहा है कि मान लो 5 कार्नोट साइकिल है और वो कोई भी हर एक कार्नोट साइकिल 2 हीट रिजर्वायर के बीच वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मान लो ये फर्स्ट कार्नोट साइकिल ये सपोज ये रिजर्वायर 1 है, ये वाला रिजर्वायर 1 है, ठीक है, और ये सेकेंड रिजर्वायर। तो ये जो फर्स्ट कार्नोट साइकिल है इस फर्स्ट वाले रिजर्वायर से Q नोट हीट लिया, ठीक है, और इस वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क कितना हुआ W1, और ये हीट फिर रिलीज करेगा, कितना रिलीज किया Q1। तो ये जो Q1 हीट होगा इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेगा सेकेंड रिजर्वायर। ठीक है, और सेम ऐसा ही सीरीज चलता रहेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगा ये बताना, और सबका इफिशियंसी क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। हमें क्या बताना है, N का वैल्यू, N डेट इज इफिशियंसी ऑफ इच साइकिल या इच कार्नोट साइकिल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे Q नोट को क्या लिख सकते हैं। देखो इस हीट रिजर्वायर से कितना हीट एब्जॉर्ब किया वर्किंग सब्सटेंस Q नोट, और इस वर्किंग सब्सटेंस पे W1 वर्क हुआ और रिलीज कितना किया Q1। तो मैं यहाँ पे Q नोट को लिख सकता हूँ, Q नोट इज इक्वल टू Q1 प्लस W1। ठीक है, तो यहाँ से इफिशियंसी क्या आ जाएगा, इसके लिए इफिशियंसी कितना है N, इसका इफिशियंसी है N, तो N को मैं लिख सकता, इफिशियंसी होता है वर्क डन अपॉन नेट हीट गिवन, तो इसे मैं लिख सकता हूँ W1 अपॉन Q नोट। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। और Q नोट जब ये Q नोट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उस वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क करेगा, वर्क कितना किया W1 और हीट रिलीज कितना किया Q1। तो यहाँ से ये आ जाएगा Q नोट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, Q नोट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q1, और W1 को देखो इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, N Q नोट। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस N इंटू Q नोट। Q1 का वैल्यू Q नोट के टर्म में कितना आएगा, 1 माइनस N इंटू Q नोट, और यहाँ पे N क्या है, इफिशियंसी। ठीक है, सेम वैसे ही सेकेंड कार्नोट साइकिल के लिए, इसके लिए देखो फर्स्ट कार्नोट साइकिल ये था हमारा, सेकेंड ये है। अब यहाँ से ये हीट रिजर्वायर से कितना हीट एब्जॉर्ब किया Q1, वर्क कितना हुआ इस पर W2, और रिलीज कितना किया Q2।
तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे Q2 को लिख सकता हूँ Q2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, Q0 एब्जॉर्ब किया था और Q1 रिलीज किया था, तो Q1 को क्या लिखा था 1 माइनस एन इंटू Q0। तो यहाँ पे देखो Q2 रिलीज कर रहा है, तो Q2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एन इंटू Q1, ठीक है। और Q1 से यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, Q1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3, तो Q1 का वैल्यू यहाँ से पुट करने पे ये आ जाएगा 1 माइनस एन, और Q1 को लिख सकते हैं 1 माइनस एन इंटू Q0। ये आएगा 1 माइनस एन का होल स्क्वायर इंटू Q0, ठीक है। सेम वैसे ही Q3 कितना आएगा, Q3 इक्वल टू Q0 1 माइनस एन, इसका पावर 3 आएगा, ठीक है। Q1 कितना आएगा, Q1 में पावर 1 आएगा, Q2 में पावर कितना आएगा 2 आएगा, Q3 में पावर कितना आएगा 3 आएगा। सेम वैसे ही Q4 कितना आ जाएगा, Q0 1 माइनस एन पावर 4, और Q5 में क्या आएगा, पावर 5 आएगा। और यहाँ पे देखो नेट इफिशिएंसी दिया, नेट इफिशिएंसी क्या होगा, W अपॉन क्यू नेट। यहाँ पे नेट इफिशिएंसी कितना है, नेट वर्क अपॉन हीट गिवन। तो नेट इफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, नेट इफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ये W अपॉन Q0 के बराबर। और W क्या है, नेट वर्क डन, W क्या है, नेट वर्क डन और वर्किंग सब्सटेंस। तो मैं इसे लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 अपॉन Q0। और W1 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से W1 को हम लिख सकते हैं Q0 माइनस Q1, इक्वेशन 1। W1 को क्या लिख सकते हैं, Q0 माइनस Q1। तो मैं यहाँ से W1 को लिख सकता हूँ Q0 माइनस Q1। और यहाँ से देखो W2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मान लो Q1 हीट लिया और W2 वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क हुआ, अब Q2 क्या किया, रिलीज किया यहाँ से, इस वाले से, सेकेंड वाले कार्नोट साइकिल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W2। तो यहाँ से W2 आएगा Q1 माइनस Q2, कितना आएगा, Q1 माइनस Q2। सेम वैसे ही W3 कितना आएगा, Q2 माइनस Q3 प्लस W4 आएगा Q3 माइनस Q4, और W5 क्या आएगा, Q4 माइनस Q5 अपॉन Q0, अपॉन Q0। तो इसे सॉल्व किया जाए, देखो यहाँ से प्लस Q0 माइनस Q0 कैंसिल हो जाएगा, सेम वैसे में माइनस Q2 प्लस Q2 कैंसिल होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस Q3 माइनस Q3 कैंसिल, Q4 माइनस Q4 कैंसिल। तो ऊपर आएगा Q0 माइनस Q5, और नीचे कितना आएगा, Q0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो Q5 को Q0 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q4 इतना है, तो Q5 कितना आएगा, Q5 इक्वल टू Q0 1 माइनस एन का पावर 5। तो यहाँ से Q5 का वैल्यू Q0 के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो यह आ जाएगा Q0, Q5 को लिख सकते हैं Q0 इंटू 1 माइनस इफिशियंसी का पावर 5 अपॉन Q0। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 1 माइनस Q0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस एन का पावर 5, और ये नेट इफिशियंसी के बराबर आना चाहिए। और नेट इफिशियंसी कितना दिया है, 211 अपॉन 243, इसका वैल्यू है 211 अपॉन 243। मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 32 अपॉन 243 इक्वल टू 1 माइनस एन का पावर 5, ठीक है। 211 अपॉन 243 को ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म में। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 32 अपॉन 243 इक्वल टू 1 माइनस एन का पावर 5।
और 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 243 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 5। तो ये आ जाएगा 2/3 पावर 5 इक्वल टू 1 माइनस n पावर 5। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 माइनस n इक्वल टू 2/3। 5 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, पावर कैंसिल हो जाएगा। तो बेस को क्या करेंगे सेम कर देंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3 डेट इज़ 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.33। तो यहाँ पे इफिशिएंसी का वैल्यू आएगा 0.33। ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे ये इफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा 0.33। और ये हर कार्नोट साइकिल का इफिशिएंसी सेम था और इसके बराबर ही होगा इनका वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है ये, एज शोन इन फिगर एन इंसुलेटेड कंटेनर इज फिटेड विथ थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवल पार्टीशन P1। ये बोल रहा है कि मान लो एक इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है, और एक कंडक्टिंग और इमूवेबल, मतलब इमूवेबल का मतलब क्या हुआ फिक्स है, ठीक है। ये मान लो एक सिलेंडर है, इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये जो सिलेंड्रिकल वॉल है, ये जो सिलेंडर है, इसका वॉल इंसुलेटेड है, इसका वॉल इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ, बाहर से ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट इसके अंदर जाएगा। और ये भी कैसा है, इंसुलेटेड है। और यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन है, फिक्स पार्टीशन है। ये क्या है, फिक्स पार्टीशन है, ठीक है। ये फिक्स पार्टीशन है और ये थर्मली कंडक्टिंग है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। यह पार्टीशन P1। एंड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2। और यहाँ पे एक पिस्टन है P2, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब ना हीट को अंदर जाने देगा, ना हीट अंदर वाले हीट को बाहर जाने देगा, ना बाहर वाले हीट को अंदर आने देगा। और ये मूवेबल है, ठीक है। P2 क्या है, पिस्टन, और ये मूवेबल है और ये थर्मली इंसुलेटेड है। द पार्टीशन P1 विथ थर्मल कंडक्टिविटी K, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड विथ X। जो पार्टीशन P1 है इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K। इस पार्टीशन का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है K, एरिया है A और इसका विड्थ यानी थिकनेस है X, ठीक है। थिकनेस कितना है X। डिवाइड द कंटेनर इनटू टू सेक्शन S1 एंड S2। ये हो रहा है कि इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड करें, S1 S2 में। ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। और दोनों पार्ट में क्या है, दोनों पार्टीशन में 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है। द पिस्टन P2 मूव फ्रीली सच डेट द गैस S2 इज ऑलवेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये बोल रहा है कि ये जो पिस्टन है इस तरह से मूव कर रहा है कि जो S2 में गैस हो वो ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी आइसोबारिक कंडीशन होगा। इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर S1 एंड S2 इज डेल्टा T नोट। ये बोल रहा है कि S1 और S2 में इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, डेल्टा T नोट। द टाइम इट टेक फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस टू बिकम डेल्टा T नोट बाई 2 इज NXR अपॉन K, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ N। तो ये बोल रहा है कि S1 और S2 में इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा T नोट, और इतने टाइम के बाद टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा T नोट बाई 2, इतने टाइम के बाद NXR अपॉन K। तो N का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा ये बताना, और ln2 का वैल्यू क्या यूज करना है, 0.7, ठीक है।
तो मान लो हम S1 का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, ठीक है। मान लो S1 का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर T1 और S2 का किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर T2, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस किसका दिया है, S1 और S2 का, यानी T1 माइनस T2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें T1 को लार्जर मानना पड़ेगा। मान लो T1 लार्ज है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। यहाँ पे हमें T1 को T2 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों सेक्शन में क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा S1 का, क्योंकि ये फिक्स है P1, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होगा वो तो होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। इसमें कौन सा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और S2 में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें आइसोबारिक प्रोसेस आएगा, इसमें आइसोबारिक प्रोसेस आएगा। ये कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और सेकेंड में S2 में होगा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और S1 का किसी इंस्टेंट पे टेम्परेचर हम T1 ने जूम किया और S2 का कितना किए हैं, T2। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो रहा है, तो T1 का वैल्यू T2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब S1 का वॉल्यूम फिक्स है तो वर्डन तो इस पर 0 होगा, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इसका इंटरनल एनर्जी घट रहा होगा, और यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वॉल से P1 से क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हीट ट्रांसफ़र का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इस वॉल से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, dQ/dt। मान लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है dQ/dt, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -KA T2 माइनस T1 अपॉन x। ये क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। दोनों सेक्शन के बीच इतने रेट से हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और सेक्शन 1 में कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मान लो इससे dQ हीट ये लॉस किया, ये हीट कितना रिलीज किया, dQ, ये हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो मान लो ये dQ हीट लॉस किया, तो मैं यहाँ पे dQ को लिख सकता हूँ -NCV इंटू dt। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही क्या होगा, वर्डन हीट एक्सचेंज होगा, क्योंकि वर्डन क्या है, 0। और यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन कितना क्यों आएगा, क्योंकि T1 क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -N3/2R, मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस का CV कितना होगा, 3/2R इंटू DT1। और ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन कौन सा है, 1, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम DT1 को क्या लिख सकते हैं, DT1 इक्वल टू -2 DQ अपॉन 3NR। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 था ना, तो n का 1 मोल है, दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ मोल कितना, 1। तो n का वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3R इंटू 1, इतना आएगा। DT1 का वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये क्या है, हीट लॉस बाई DQ क्या था, हीट लॉस बाई S1, ये था हीट लॉस बाई S1, ठीक है। S1 इतना हीट लॉस करेगा। अब ये जो जितना लॉस करेगा उतना ही S2 क्या करेगा, गेन करेगा। तो हीट गेन बाई S2 कितना होगा, हीट गेन बाई S2।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ डी क्यू इजक्वल टू एन सी पी, प्रेशर क्या है इसका कांस्टेंट, एन सी पी डेल्टा टी, ये जेटी डी टी टू, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। तो एन का वैल्यू था 1, सी पी कितना होगा 5/2 आर मोनोटोमिक गैस है, इंटू डी टू। तो यहाँ से हम डी टी टू को क्या लिख सकते हैं, डी टी टू इक्वल टू 2 dq/5r, 2 dq/5r, ठीक है। तो सपोज ये है हमारा इक्वेशन नंबर, इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मान लो ये है हमारा इक्वेशन 1, ये वाला है इक्वेशन 1, और ये है इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ से देखो डी टी वन माइनस डी टी टू कितना आएगा। मान लो हम यहाँ से निकाल कैलकुलेट करें डी टी वन माइनस डी टी टू, तो हम इसे लिख सकते हैं डी टी वन माइनस टी टू डेट इज डेल्टा टी। डी टी वन माइनस डी टी टू को क्या लिख सकते हैं, डी इंटू टी वन माइनस टी टू डेट इज डेल्टा टी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पे आएगा डी टी वन का वैल्यू कितना था, -2 dq, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं डी टी वन इक्वल टू -2 dq/3r, माइनस डी टी टू का वैल्यू है 2 dq/5r, और ये होगा डी डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है, डी डेल्टा टी के इक्वल। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 × 2 10 -6 16 dq/15r, और ये डी डेल्टा टी के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखो डी क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का इक्वेशन है ये। तो हम यहाँ से डी क्यू को क्या पुट कर सकते हैं, -k T2 - T1/x। यहाँ से हम पुट कर सकते हैं -16/15r इंटू डी क्यू है, ठीक है। तो डी क्यू के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, -k T2 - T1/x इंटू डी टी, इंटू स्मॉल डी टी, ठीक है, ये टाइम है, इंटू डी टी, और ये आएगा डी डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, -16/15r, और इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो T1 - T2 बन जाएगा। तो T1 - T2 को फिर से लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो KA डेल्टा टी अपॉन x इंटू डी टी इक्वल टू डी डेल्टा टी, और ये डी डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में चेंज का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से डेल्टा टी को इस साइड ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा -16/15r इंटू KA/x इंटू डी टी इज इक्वल टू डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डी डेल्टा कैपिटल टी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, ये 16/15r और k/x क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो इसे इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, -16/15r k/x इंटू, अच्छा लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे जब टाइम 0 था तो चेंज इन टेम्परेचर कितना था, डेल्टा टी नोट। मान लो किसी जनरल टाइम टी पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा टी नोट बाई 2, डेल्टा टी नोट अपॉन 2, ठीक है। तो इस टी का वैल्यू हमें निकालना था, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी, लिमिट पुट करने पे सेम ही आएगा, और इसका आएगा डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, यानी डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसका कितना आएगा, एल एन एक्स आएगा, तो ये आ जाएगा एल एन डेल्टा टी, लिमिट क्या पुट करेंगे, डेल्टा टी नोट बाई 2, डेल्टा टी नोट से लेकर डेल्टा टी नोट बाई 2,
तो इसे सॉल्व करने पे अगर t इजक्वल टू 15r x अपॉन 16k इंटू ln 1/2 और ln 1/2 को लिख सकते हैं माइनस ln 2, तो यह आएगा 15 ln 2 अपॉन 16 rx अपॉन ka, rx अपॉन ka। तो यहाँ से कंपेयर करने पे ये क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आएगा। आंसर में क्या दिया, n का वैल्यू, यहाँ पे आंसर में n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसी फॉर्म में आंसर दिया है n rx अपॉन k। आंसर में क्या दिया है, n rx अपॉन ka। तो n का वैल्यू कंपेयर करने पे आएगा, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n इजक्वल टू 15 ln 2 अपॉन 16 और वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 15 ln 2 का वैल्यू अप्रोक्स 0.2 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 0.2 अपॉन 16, ये आएगा 1.5 अपॉन 8। एक मिनट, 1.5 अपॉन 8 नहीं आएगा, एक मिनट। ये कितना है, ln 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है, एक मिनट, यहाँ पे ln 2 का वैल्यू लेना है 0.7। यहाँ पे 0.7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 0.7 अपॉन 16। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा अप्रोक्स 0.6 समथिंग आएगा, ये आएगा 0.65, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा, अप्रोक्स 0.6566 आएगा। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.65, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, अ hollow circular cone of base radius capital R and height h with its tip at the origin is rotating about z axis with angular velocity omega as shown in figure. The cone carries a total current capital Q uniformly distributed on its curved surface. The magnitude of the magnetic field at point 00 z, where z very greater than r and small z very greater than h, is n mu naught q r square omega upon 4 pi z q, then value of n। देखो बेसिकली ये बोल रहा है कि मान लो एक तुम्हारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, उसका हाइट स्मॉल h है और रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ये कौन है, और ये अपने एक्सिस पे ओमेगा से रोटेट करा और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कैपिटल Q, और जेड एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे 0 जेड पे, यानी जेड एक्सिस पे, जेड ओरिजिन से जेड डिस्टेंस पे, 0 जेड का मतलब क्या हुआ, जेड एक्सिस पे पॉइंट है वो और ओरिजिन से जेड डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है इतना, n म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यू, और एजम्पशन क्या लेना है, जेड वेरी ग्रेटर देन आर है और स्मॉल जेड भी वेरी ग्रेटर देन एच है, ठीक है। ये हमें एजम्पशन लेकर सॉल्व करना है। देखो हमें ये पता है ना कि कोई भी जब राउंड ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे, कोई भी राउंड चार्ज ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंट एक मिनट, यहाँ पे कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है और वो चार्ज है, ठीक है। तो जब वो अपने एक्सिस पे घूमता है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है Q/2m के बराबर। मैग्नेटिक मोमेंट को मान लो हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम L, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, Q अपॉन चार्ज कितना है, कैपिटल Q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास को स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो m कितना आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा Q अपॉन 2m इंटू L, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो यह आएगा Q अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m, और एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं I ऑफ कोन इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा।
तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Q/2m। आई को लिख सकते हैं, ये क्या है, सर्कुलर कोन है, ठीक है, होलो सर्कुलर कोन है। तो होलो सर्कुलर कोन के लिए आई का वैल्यू होता है mr²/2। ये आएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। ये सॉल्व करने पे आएगा m से m कैंसिल, Q⍵r²/4, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो एजुम्पशन क्या लिया है, ये जो डिस्टेंस है, अच्छा एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे, एक्सिस पे है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उस मैग्नेटिक मोमेंट के एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, और लार्ज डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस लेंगे उसको लार्ज मान सकते हैं, ठीक है। उसको क्या मान सकते हैं, डाइपोल के लेंथ के कंपेरिजन में उस डिस्टेंस को लार्ज मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का इक्वेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस, ये होता है B = 2 टाइम्स ऑफ टू, ये होता है 2km/r³। आर यानी जेड, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, जेड क्यूब। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू डाइपोल एक्सिस पे, ये होता है 2kp/r³, ठीक है। यहाँ पे k को किससे रिप्लेस करेंगे, μ0/4π से। तो ये कितना आ जाएगा, 2, k को रिप्लेस करेंगे μ0/4π इंटू m/r का वैल्यू है जेड क्यूब। अगर यहाँ से इसका वैल्यू पुट करें, m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो m का वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा, 2 μ0/4π इंटू m का वैल्यू कितना आ गया, Q⍵r²/4 अपॉन जेड क्यूब। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 1/2, ये क्या है 1/2 इंटू 4, 2/4 कितना आएगा 1/2, और μ0/4π अपॉन आंसर में दिया, ठीक है, μ0/4π दिया, तो μ0/4π में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा μ0/4π Q⍵r² अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करने पे देखो n का वैल्यू कितना आएगा, μ0/4π Q⍵r² अपॉन जेड क्यूब इंटू n है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। क्वेश्चन में दिया है n इंटू μ0/4π Q⍵r² अपॉन जेड क्यूब के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने पे n का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। n का वैल्यू यहाँ से 1/2 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, लिस्ट वन शो द 4 कन्फिग्रेशन मेड ऑफ ए स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर नैरो ट्यूब कंटेनिंग एयर। ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे लिस्ट 1 में चार कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि चारों कन्फिग्रेशन में एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर नैरो ट्यूब है। मान लो ये स्ट्रेट है और ये कैसा है, नैरो है। ये स्ट्रेट ट्यूब है और ये नैरो है। ये स्ट्रेट ट्यूब है, नैरो नहीं, ये कैसा है, एक मिनट, नैरो ट्यूब, स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर, ठीक है। एक स्ट्रेट है, एक सेमी सर्कुलर है। अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0.29 enter the structure at point S and a sound detector is placed at D. Between the S and D, the sound wave travel only through the tubes. Contains the possible smallest
एक मिनट, हाँ, लिस्ट टू कंटेन्स द पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल फॉर विच द डिटेक्टर डी रिकॉर्ड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि मान लो एस पे क्या है, सोर्स है, एक साउंड का सोर्स है, ठीक है। एस पे क्या है, एक साउंड का सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। तो साउंड दो रास्ते से ट्रेवल करके जाएगा, एक तो ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। साउंड से क्या निकलेगा, वेव निकलेगा, साउंड वेव निकलेगा। और ये दो रास्ते से ट्रेवल करके जाएगा। और डी पॉइंट पे डिटेक्टर है, डी पॉइंट पे क्या है, डिटेक्टर। और ये हो रहा है कि डिटेक्टर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिटेक्ट कर रहा है। तो सोचो डिटेक्टर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिटेक्ट कब करेगा, जब वहाँ पे मैक्सिमम बन रहा होगा। तो डिटेक्टर को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिटेक्ट करने के लिए एल का मिनिमम वैल्यू क्या आना चाहिए, पूछा है हमसे, ठीक है। तो डी पे डिटेक्टर में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब डिटेक्ट करेगा, जब वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। और मैक्सिमा कब बनेगा, जब पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, एन लैम्डा के इक्वल आएगा। तो पी, सबसे पहले पी में देखते हैं, कन्फिग्रेशन पी में देखते हैं। देखो पी में क्या आ जाएगा, सब में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस। हमें ये पता है कि किसी भी मैक्सिमा के लिए अगर मैक्सिमा आ रहा है वहाँ पे फॉर मैक्सिमा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स। और ये होगा एन इंटू लेमडा के बराबर होगा। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर। एन क्या होगा, 0 +1 -1 +-1 +-2, ये आना चाहिए, ठीक है। अगर पार्ट डिफरेंस इतना आ रहा है, एन इंटू लेमडा के बराबर आ रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम बन रहा होगा, यानी एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो पी में क्या आएगा, पी में पार्ट डिफरेंस निकालो। ऑप्शन पी में चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो जब दो वेव निकलेगा, मान लो एक इधर जाएगा, सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, एल डायमीटर के बराबर, ठीक है। और एक ऐसे जाएगा, ये सेमी सर्कल है और इसका रेडियस है 0.5 एल। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आएगा ये वाला लेंथ, कर्व लेंथ, यानी सर्कुम्फ्रेंस का हाफ, ये हो जाएगा पाई। देखो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू पाई इंटू आर। आर कितना है, 0.5 एल माइनस एल, और ये आना चाहिए एन लैम्डा के बराबर। तो एल को कॉमन करेंगे तो ये आएगा, और पाई का वैल्यू हम ले सकते हैं 3.14 इंटू 0.5 -1 इंटू एल इक्वल टू एन लैम्डा। अब सोचो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू लैम्डा अपॉन 3.14 -1, सॉरी 3.14 इंटू 0.5 -1। अब एल मिनिमम कब आएगा, जब एन मिनिमम आएगा। और एन का मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ सकता है, वो 0 नहीं 1। पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ के लिए आना चाहिए पार्ट, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर एल मिनिमम है तो एन का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1। तो 1 पुट करने पे आएगा लैम्डा अपॉन 0. ये आ जाएगा 1.57 -1, डेट इज लैम्डा अपॉन 0.57। और लैम्डा का वैल्यू कितना थी, 0.29 अपॉन 0.57। तो ये अप्रोक्स 2 आएगा, सॉरी ये अप्रोक्स कितना आएगा, 1/2 आएगा। इट मीन्स 0.5 आएगा। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 0.5। डेल्टा एक्स नहीं, एल का वैल्यू आएगा 0.5। तो 0.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 0.5 या 0.51 अप्रोक्स। तो पी का कौन सा आ जाएगा, 3 आएगा, पी का आएगा 3। सेम वैसे ही क्यू में देखो, ऑप्शन क्यू में चेक करो। तो एस से सोर्स निकलेगा, एक ऐसे जाएगा, एक तो सीधी लाइन में ऐसे चला जाएगा, और एक ऐसे जाकर ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ये लेंथ
यहाँ पे अगर दोनों वेब का पाथ देखें तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो सेम होगा, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ चलेगा, दिस प्लस दिस, तो और ये आएगा 0.5L प्लस 0.5L। क्यू में कितना आ जाएगा 0.5L प्लस 0.5L। ऑप्शन क्यू में पार्ट डिफरेंस आएगा 0.5L प्लस 0.5L, और ये कितना आना चाहिए एन लेमडा, यानी लेमडा के इक्वल आना चाहिए। तो एल का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा लेमडा यानी 0.29 मीटर आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, क्यों का होगा 0.29, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इसके लिए। तो क्यों का क्या आ जाएगा 4। सेम वैसे ही आर में चेक करेंगे, तो आर में पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, एक वेव ऐसे चलेगा, एक वेव ऐसे सीधी लाइन में चलेगा एस से डी, और एक ऐसे घूम कर आएगा, ये डिस्टेंस है एल और ये डिस्टेंस भी कितना है एल, तो इतना एक्स्ट्रा लेंथ चलेगा, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सर्कल बनेगा इसका डायमीटर कितना होगा सेमी सर्कल का, √2L पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा √2L/2, डेट इज L/√2। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा PQR। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ जाएगा सर्कुम्फ्रेंस का हाफ पाई इंटू आर, डेट इज पाई, आर का वैल्यू है L/√2, और ये आना चाहिए लेमडा के इक्वल मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आ जाएगा लेमडा इंटू √2/पाई, L का वैल्यू कितना आएगा लेमडा इंटू √2/पाई, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लेमडा का वैल्यू 0.29 इंटू √2 का वैल्यू हम ले सकते हैं 1.41/पाई, पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, 3.14 मीटर, इतना वैल्यू आएगा। इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा ये आएगा अप्रोक्स 0.13। ठीक है, ये कितना आएगा 0.13 मीटर, तो आर का आएगा 0.13 मीटर 5, आर का क्या आएगा 5। सेम वैसे ही एस के लिए करेंगे, तो एस में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा। देखो यहाँ से चेक करो क्या आ जाएगा, पी का क्या आएगा 3 आएगा, तो पी का 3, क्यू का 4 और आर का 5, 3 4 5, पी क्यू आर क्या होगा 3 4 5, पी का 4, क्यू का 3, आर का 5, 3 4 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 4 5 किस में है 4 5, ये 4 3 5 ये तो गलत हो जाएगा, 4 बी में 4 3 1 ये भी गलत होगा, और सी में है 3 4 1 ये भी गलत होगा, डी में है 3 4 5, तो एक ही में से ये 3 4 5, तो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको अगर चेक भी करना है तो वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया, पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस का क्या आएगा 2 आएगा, 2 मतलब 1.91 आएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 13। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट वन फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट मेंशन फिजिकल फिनोमेना of light which are essential to describe these optical effect are given in list 2. Choose the option which describe the correct match between the list 1 and list 2. ये बोल रहा है कि मान लो लिस्ट 1 में ऑप्टिकल इफेक्ट है और ऑप्टिकल इफेक्ट मेंशन है, और लिस्ट 2 में उसका उस फिनोमिना का रीजन मेंशन है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्या है, कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोल ऑफ रीजन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, तो इसका रीजन बताना है। और क्यों क्या है, पार्सली पोलराइज सनलाइट, रेनबो, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। आर में है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, और आर में रेनबो, और इसमें क्या है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज।
तो देखो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में क्या होता है, जब बारिश होता है तो वाटर ड्रॉपलेट में जब लाइट इंटर करेगा तो उस लाइट का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा। वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट को पास करेंगे तो ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड होकर फिर से इस सरफेस पे जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से ये मिलकर क्या बन जाएगा, सब बाहर निकलेगा तो फिर से 7 कलर मिलकर एक कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा डिस्पर्जन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या होगा, डिस्पर्जन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। तो क्यों आर का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे आर का 1 ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, आर का 1 होना चाहिए। डार्क और ब्राइट फिन किससे बनेगा, डिफ्लेक्शन से बनेगा। डार्क और ब्राइट फिन किससे बनता है, डिफ्लेक्शन में। तो एस का तो 3 आना चाहिए, एस का यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। और पार्शियली पोलराइज सनलाइट स्कैटरिंग के कारण होगा, स्कैटरिंग। जब सनलाइट स्कैटर होता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइट क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, पोलराइज हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू का क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ से क्यू का 4 आ जाएगा, ठीक है। और कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोलर रीजन, इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिसिस। अच्छा, इससे चेक करने से शायद आंसर हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको तो ज़रूरत भी ना पड़े। और यहाँ से क्यू का 2 1 3, क्यू का 2, आर का 1 और एस का 3, क्यू का 2, आर का 1, एस का 3, क्यू का 2 ये तो नहीं होगा, एस का 3 होना चाहिए, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू का 1 आना चाहिए, सॉरी क्यू का 2 आना चाहिए, आर का 1 और एस का 3, 3 1 2 चाहिए, 3 1। तो यहाँ पे आर का 2 है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। और यहाँ पे आर का 1 तो ये भी रॉन्ग होगा, तो सिर्फ यही सही है, 3 1 एंड 2, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन, पी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ तो लाएगा, फिफ्थ या 4 आएगा। क्या दिया, स्केटिंग हो। और 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे एस का क्या आया, एस का कितना आया था, 3, आर का क्या आया था, 1 और क्यू का आया था 2। तो इससे हम लोग आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस का 3, आर का 1 और क्यू का 2, एस 3 आर 1 क्यू 2, एस 3 आर 1 क्यू 4। इसमें क्यू 4 होगा ना, क्यू का 4 आएगा, ये क्यू का क्या आएगा, 4 आएगा। पार्सली पोलराइज लाइट किससे होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ठीक है। पार्सली पोलराइज लाइट मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, तो क्यू का क्या आ जाएगा, 4। आर का क्या आएगा, रेनबो फॉर्मेशन होता है डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन से, तो ये आएगा 1। और डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगा डिफ्लेक्शन में, तो ये आएगा 3, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये वाला, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, बी। और कौन सा करेक्ट होगा, 3। क्यू का क्या आएगा यहाँ पे, क्यू का 4 आएगा ना, ये क्यू का 4, ठीक है, क्यू का 4, आर का 1, एस का 3, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही होगा। देखो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट 1 कंटेन्स द 4 कंडक्टिंग लूप्स lying in xy plane as shown in figure. The loop are rotating about the z axis passing through the point O with time period t in clockwise direction. The region x greater than 0 contains uniform magnetic field B in z direction plus z direction, and list to contain qualitative variation of induced EMF as function of time, induced current as function of time. For each of these loops, choose the correct option which describe the correct match between the integers in list 1 to those in list 2। देखो ये बोल रहा है कि मान लो
लिस्ट वन में लूप दिया है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का लूप है और वो एक्स वाई प्लेन में है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड डायरेक्शन में है, प्लस जेड डायरेक्शन में है। तो इसमें लूप लिस्ट वन में क्या दिया, लूप दिया, और लिस्ट टू में क्या दिया है, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका टाइम के साथ ग्राफ। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे लूप में ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले फर्स्ट वाले डायग्राम को। फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर लूप। फर्स्ट वाला डायग्राम क्या है हमारा, सेमी सर्कुलर लूप ऐसे, और ये इसके अबाउट मान लो ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो सोचो ये टी टाइम के बाद कितना अंदर आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कितना है बी, तो टी टाइम के बाद ये लूप कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी, ये लूप ऐसे हो जाएगा, ये लूप ऐसे हो जाएगा, और ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड में कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। तो इससे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा यहाँ पे, फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी नॉट, और एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो एरिया ब्लर किए हैं, तो ये आएगा पाई इंटू, ये होता है थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टी बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये एरिया आएगा, ठीक है। ये जो ब्लड एरिया आएगा इसके बराबर आएगा, किसी भी सर्कुलर आर्क का एरिया क्या होगा, थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। और करंट क्या आएगा, ईएमएफ कितना आएगा, डी फाई अपॉन डी टी, करंट आएगा ईएमएफ अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो करंट कितना आ जाएगा, करंट आई इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी फाई अपॉन डी टी, आर क्या है, रेजिस्टेंस, करंट का मैग्नीट्यूड इतना आएगा। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई आर, डी फाई अपॉन डी टी करने पे आएगा बी नोट ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और देखो कब तक आएगा, जब तक ये हाफ लूप इसके अंदर नहीं चला जाएगा, जब तक ये यहाँ से पहले क्या होगा, हाफ टाइम पीरियड तक क्या होगा, ये लूप इसके अंदर जाएगा, तो उसके इसमें फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और इसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये ऐसे हो जाएगा, मान लो लूप ऐसे हो गया, कंप्लीटली इसके अंदर चला गया ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बाहर निकलना शुरू करेगा, तो बाहर निकलना शुरू करेगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा करंट का। अब वो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, मान लो ये करंट और ये है टाइम, तो हाफ टाइम पीरियड तक कैसा आना चाहिए, मान लो प्लस करंट दे रहा है ऐसा, और उसके बाद टी बाई 2 से लेकर टी तक कैसा आना चाहिए, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो ये निगेटिव करंट मिलेगा। तो ऐसा किस ग्राफ में है, ये ऐसा 3 वाले में दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से 0 से टी बाई 2 टाइम पीरियड के लिए ये प्लस करंट मिला, और उसके बाद टी बाई 2 से टी के लिए निगेटिव करंट मिला, ठीक है। तो यहाँ से पी का ऑप्शन कौन सा आएगा, पी का आएगा 3, पी का आंसर सही होगा 3, ठीक है। सेम वैसे ही क्यू का देखेंगे, देखो क्यू का जब चेक करेंगे हम, तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये लूप है, ये लूप का एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, और ये भी है 60 डिग्री,
60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, T/3, सॉरी T/6। 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, T/6। तो इस वाले लूप को कम्प्लीटली अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा, T/6। तो T/6 तक क्या होगा, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तो T/6 तक कुछ करंट मिलेगा। अब उसके बाद कम्प्लीटली अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद घूमने के बाद भी फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वहाँ पे करंट क्या मिलेगा, 0। तो देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, मान लो ये करंट है और ये टाइम है, ये मान लो T/6 टू T/6 डेट इज T/3, 3T/6 डेट इज T/2, ठीक है। देखो इसमें ग्राफ कैसा मिलेगा, T/6 तक तो कुछ मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, तो T/6 से 2T/6 तक 0 मिलेगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इस केस में ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे T/2 से लेकर T/6 से लेकर 2T/6 तक क्या मिलेगा, 0। फिर से 2T/6 से T/2 तक क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब T/2 के बाद ये लूप बाहर निकलना शुरू होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट बाहर निकलना शुरू होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो करंट का डायरेक्शन फिर से यही ग्राफ रिपीट होगा और वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा मिलेगा, फिर इसके बाद ऐसा, फिर से 0, फिर ये ऐसा। तो ऐसा एक ही ग्राफ है, ये 2। तो क्यों का क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्यों का यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब सेम वैसे आर में सोचो, तो आर में आर का एंगल है 60 डिग्री। तो 0 से T/6 के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 0 से T/6 के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। 0 से मान लो ये करंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट ले लेते हैं, मान लो ये करंट, ये टाइम है, ये करंट। तो 0 से T/6 यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा। अब देखो T/6 से T/2 तक ये लूप इसके अंदर ही रहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो उस केस में क्या मिलेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो 0 मिलेगा करंट। तो T/6 से T/2 तक क्या होगा, 0। उसके बाद फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये ग्राफ आएगा। फिर से उसके बाद क्या हो जाएगा, 0। तो ये ग्राफ आना चाहिए, T/6 T/2 तक 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा शायद, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो इस आर का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, आर का क्या होगा, 1, ठीक है। सेम वैसे ही 4S में चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, P का कितना आएगा, 3 आएगा। P क्यों आ रहा है ना, ये P क्यों आ, तो P का 3 2 1, 3 2 1 इसमें है, 3 2 1 इसमें नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 3 2 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या आ जाएगा, सही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि लिस्ट 1 शो द 4 प्लेनर स्ट्रक्चर मेड ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड रोड ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। लिस्ट 1 में मान लो प्लेनर स्ट्रक्चर बना है और ये स्ट्रक्चर रोड के हेल्प से बना है, ठीक है। और ईच रोड का लेंथ एल लेना है और मास कितना कंसीडर करना है, एम। और लिस्ट 2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड, दिस कॉम्बिनेशन या दिस स्ट्रक्चर अबाउट OCO, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो हमें ये पता है ना कि मान लो कोई लाइन है, कोई एक्सिस है। देखो हमें ये पता है कि कोई एक्सिस, सपोज कोई एक्सिस है और इससे थीटा एंगल पे कोई रोड इंक्लाइन है और इसका मास है m, लेंथ है l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा, I इक्वल टू m l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस इंड के अबाउट इतना आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ये 3 आएगा यहाँ पे, इंड के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई कितना आएगा, आई इक्वल टू m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। अगर इंड के अबाउट निकालेंगे तो इतना आएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 नहीं पी। तो देखो ये एंगल कितना, मान लो दो रोड है, यहाँ पे दो रोड का कॉम्बिनेशन है, एक रोड ये और एक रोड ये, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एक रोड का कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू m l स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 3। और ऐसा दो रोड है तो दोनों रोड का सेम ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर 45 1/2, 2 से कैंसल, तो यह आएगा ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर। तो P का कौन सा ऑप्शन सही होगा, P का ml स्क्वायर बाई 3 आएगा, ml स्क्वायर बाई 3। P का 5 ऑप्शन सही आएगा। P का कौन सा सही आ जाएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वैसे ही Q का चेक करते हैं। तो Q का कितना आएगा, इस रोड का चेक करो, AC रोड का। तो AC का कितना आ जाएगा, मान लो AC का निकाल है, ठीक है। तो I कितना आएगा, IAC प्लस IAB प्लस IBC। तो यहाँ से IAC कितना आएगा, m l स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 3। IAB कितना आएगा, m, अच्छा ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये है L और ये है 30 डिग्री, या ये है और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये L cos 30 आएगा। तो ये आ जाएगा m L cos 30 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, m L cos 30 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस IBC कितना आएगा, IBC। तो IBC IAC के बराबर ही आएगा, m L स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 3। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, ml स्क्वायर तीनों में, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ml स्क्वायर बाई 3 तीनों में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये साइन 60 होता है √3/2, तो ये आएगा ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर कोस स्क्वायर 30 कितना होगा, √3/2, 3/4 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो यह आएगा 4, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 ml स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे 1 मिनट, शायद कुछ गलत आ रहा है, 1 मिनट। कैलकुलेट करना हमें आई, यहाँ पे इसका नेट मोमेंट होने से निकालना है ना, तो 1 मिनट। कैलकुलेट करना है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन क्यू का। तो देखो इस रोड का कितना आएगा, AC का, AC और BC का तो सेम ही आएगा। I का वैल्यू कितना होगा, IAC प्लस IBC प्लस IAB। और कौन सा ऑप्शन है, ये क्यू, ये ऑप्शन नंबर क्यू। तो AC का कितना आएगा, m L स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, L स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 3, ठीक है।
और आई बी सी का भी सेम ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई ए भी निकालना है, तो आई ए भी कितना आ जाएगा, एम इंटू ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आएगा एल कॉस 60 के बराबर, एल कॉस 60। तो एल कॉस 60 कितना होगा, रूट एल बाई 2, एक मिनट, एल कॉस 60 है ना, ये एल साइन 60 होगा, एल साइन 60 होगा रूट 3/2, तो ये आएगा एम एल रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा, m2ml² 3 साइन स्क्वायर 60 होगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 प्लस ml² 3/4। तो यहाँ से 3/4 ml² को हम कॉमन कर लेते, 3/4 ml² इंटू 2/3 प्लस 1 5/3, ये आएगा 5/4 ml², 5/4 ml²। अच्छा यहाँ पे है ऑप्शन, ये कितना आ जाएगा, 5/4 ml², 5/4 ml²। तो क्यों का क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्यों का ऑप्शन आएगा 1, क्यों का 1 आएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही आर का चेक करो, वैसे ही किसका चेक करेंगे, आर का चेक कर लो, या तो पहले एस का चेक कर लेते हैं। तो एस का देखो कितना आएगा, एस का आएगा एस इक्वल टू आई का वैल्यू आएगा एम एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 3, और इसका भी सेम ही आएगा, इस वाले रोड का और इस वाले रोड का सेम आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर बाई 6, यह आएगा एम एल स्क्वायर बाई 6। तो इसका इस तरह से 2 आ जाएगा आंसर, एम एल स्क्वायर बाई 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो सेम वैसे ही आर का चेक करेंगे, आर का कितना आएगा, एक रोड का निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर का कितना आएगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 3, तो साइन स्क्वायर 45 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1, और 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2ml² बाई 3, तो 2ml² बाई 3 4 आएगा, ठीक है। आर का क्या आ जाएगा 4। तो पी का है 5, क्यू का है 1, आर का है 4 और एस का है 2, 5142, 5142। पी का क्या है 5, 4 का है, क्यू का है 1, एक मिनट, 5, पी का क्या है 5, एक मिनट इसमें, हाँ तो यहाँ पे आ गया पी का 5, क्यू का 1, 4 का, आर का 4 और एस का 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5142, 5142। तो ये सही ऑप्शन ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। और ये बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, गलत। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरह से हमारा पेपर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं हम लोग पेपर 2 के सोल्यूशन के साथ, और एक मिनट।